हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जो हमारी जीके पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी पार्ट 1, उसका लेक्चर 20 करके हमने जो करंट के जो टॉपिक्स थे वो पहले कवर किए थे। तो अब इसको हमने वहीं पे जो 20 तक ही कर रखे थे। अब जो बाकी के जो लेक्चर बच रखे हैं पीवाईक्यू सीरीज़ के उनको हम कंटिन्यू करेंगे। और ये आज का जो हमारा लेक्चर होगा 21। ठीक है, ये लेक्चर 20 के क्वेश्चन ऑफ द डे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द डांस फॉर्म कालबेलिया बिलोंग टू। जो कालबेलिया नृत्य है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब। तो ये कहाँ का है? ये है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे गहरा लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट, मुंबई पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट और कांडला पोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट। नेक्स्ट जो है ये है हमारे क्वेश्चन 1 लेक्चर 21 का। स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कोपेन्स स्कीम विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज डिनोटेड बाय द CWG इन इंडिया। जो कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG द्वारा निरूपित किया जाता है? इसका ऑप्शन है मानसून विथ ड्राई विंटर, सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट, पोलर टाइप और मानसून विथ ड्राई समर। तो इसको हम एक बार जो कोपेन क्लासिफिकेशन है उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है, कुछ स्मॉल लेटर है और कुछ कैपिटल लेटर से बताया गया है। तो जो कैपिटल लेटर है उनको हमें याद रखना है। ठीक है, स्मॉल लेटर है वो तो वैसे नाम से वैसे याद हो जाएंगे। ठीक है, ABCDE और जो H है ये मेन जो है ये याद रखना है। H से तो हाईलैंड है। ठीक है, हाईलैंड। A से होगा ट्रॉपिकल, B से है ड्राई क्लाइमेट, C से होगा वार्म टेम्परेट, और जो D है D से होगा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। जो E है E से होगा पोलर टाइप। ठीक है, ये जो है ये हमें याद रखना है। A से ट्रॉपिकल, B से ड्राई क्लाइमेट, C से वार्म टेम्परेट, D से कोल्ड स्नो फॉरेस्ट और E से पोलर टाइप। और जो B है, B में 2 टाइप के और क्लासिफिकेशन है। एक है S जिसका है स्टेपी। ठीक है, और जो W है कैपिटल W, इसका मतलब होगा डेजर्ट। ओके, अब जो स्मॉल लेटर अगर देखें तो स्मॉल लेटर में ये क्या कर रहे हैं, डिग्री ऑफ टेम्परेचर बता रहे हैं। डिग्री ऑफ टेम्परेचर, इसमें W से क्या हो जाएगा, विंटर ड्राई। S से हो जाएगा, ये स्मॉल लेटर है। ठीक है, S से हो जाएगा समर ड्राई। M से हो जाएगा मॉनसून। और जो F है, F से हो जाएगा हैवी रेन। या इसको याद रखने के लिए ऐसे लिख लो कि फुल बारिश। तो F से फुल बारिश। और H है तो H का तो लो लैटिट्यूड है। ये आपको मेन जो है ये याद रखना है। मतलब वैसे ये तो याद ही हो जाएंगे, और इसमें जो है ये याद रखना है। ABCD जो है DE कैपिटल लेटर जो है वो लैटिट्यूड। ठीक है, अब इसमें इसका हम जो देखते हैं जो भी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये कौन कौन से जो किस किस टाइप का क्लाइमेट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो ये है ई से भी हमने क्या देखा था, ई से है पोलर टाइप। तो ई का ये हो जाएगा पोलर टाइप। ठीक है, जो ई है पोलर टाइप ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कौन सा पाया जाएगा, पोलर टाइप। और ये जो है ET, तो ये क्या हो जाएगा, ई से पोलर टाइप है, और ET जो है टुंड्रा। ठीक है, ये होगा टुंड्रा टाइप। इसमें ये BWSW। तो BWSW का क्या है, B से क्या था, B से है ड्राई क्लाइमेट, और W से क्या है, डेजर्ट। तो ये जो भी डेजर्ट का एरिया जो है कहाँ पे है, राजस्थान में है। BWSW हॉट डेजर्ट कहाँ पे है, वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, इसको हॉट डेजर्ट। ठीक है, BSHW। तो बी से क्या था, B से है ड्राई क्लाइमेट है, और S से क्या है, स्टेपी। तो ये जो हो जाएगा BSHW सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, मतलब यहाँ पे राजस्थान में, और पंजाब में। ठीक है, तो ये सारा जो है
और यहाँ पे भी BSHW पाया जाता है। ये कैसा है? सेमी एरिड स्टेपी टाइप, सेमी एरिड स्टेपी टाइप, ठीक है। फिर है यहाँ पे CWG, जो हमारा क्वेश्चन भी था। तो सी से हमने क्या देखा? सी से देखा वार्म टेम्परेट, ठीक है। और जो W है तो ये क्या हो जाएगा? विंटर ड्राई। तो CWG, मॉनसून विथ ड्राई विंटर। जो W है उससे क्या था? विंटर ड्राई था, तो ये ड्राई विंटर हो गया। ये कहाँ पे पाया जाएगा? गंगा प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश और मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, यहाँ से लेके ये सारा जो भी एरिया है इनमें कौन सा पाया जाएगा? CWG, ठीक है। तो ये हो जाएगा वार्म टेम्परेट विथ ड्राई विंटर, ठीक है। AW, तो A से क्या है? ट्रॉपिकल, और W से क्या है? विंटर ड्राई। AW हो जाएगा ट्रॉपिकल सवाना टाइप में, जो कहाँ है? मोस्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक है। पेनिसुलर प्लेट्यू है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है उसके साउथ में, मतलब उसके नीचे की साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रॉपिकल विंटर ड्राई, ट्रॉपिकल विंटर ड्राई। AS जो है, AS में क्या है? S है हमारा समर, जो समर ड्राई है, ठीक है। और A का क्या है? ट्रॉपिकल। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल समर ड्राई, ट्रॉपिकल समर ड्राई, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट में, ठीक है। फिर है AMW, तो M से क्या है? मॉनसून, W से क्या है? विंटर ड्राई, और A से ट्रॉपिकल। तो ये हो जाएगा ट्रॉपिकल मॉनसून विंटर ड्राई, ठीक है। ये मॉनसून विथ ए शॉर्ट ड्राई सीजन। अब इसमें क्या है? ये कहाँ पे है? वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया का जो गोवा का जो है कोस्ट, वहाँ पे ये पाई जाती है AMW, ठीक है। ये हो गए हमारे। तो इनको ऐसे जो भी ये मेन जो है आपको कैपिटल लेटर इसमें याद रखने हैं, ठीक है। उस और जो स्मॉल लेटर है, W से विंटर ड्राई है, S से समर ड्राई है, M से मॉनसून और F से फुल बारिश। तो ये वैसे याद रह रहे। अब यहाँ पे जो है ये रहा F, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें पता है कहाँ पे बारिश होती है, इधर, ठीक है। तो DFC, जो DFC है, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर, ये कहाँ पे पाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा, ठीक है। D से जो था, D से क्या था? कोल्ड था, और F से फुल बारिश थी। तो ये हमारे इधर अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब हम क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में क्या था? CWG, तो W से क्या है? विंटर ड्राई। तो इसमें ड्राई विंटर कहाँ पे है? ये रहा ड्राई विंटर, तो मॉनसून विथ ड्राई विंटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, ये जो सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह दिए हुए हैं वो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेबल टेनिस ए सर्व दैट हिट्स द नेट बट स्टिल गोज ओवर एंड लैंड्स इन द ओपोनेंट सर्विस एरिया इज कॉल्ड। जो सर्विस करता है, ठीक है, उसके क्या हो रहा है? टेबल टेनिस में जो बॉल है वो नेट से हिट कर रही है, बट फिर भी वो जो अपोनेंट सर्विस एरिया है उसमें चली गई है, तो इसको क्या कहेंगे? टेबल टेनिस में एक सर्व जो नेट से टकराती है लेकिन फिर भी ऊपर चली जाती है और प्रतिद्वंदी के सेवा क्षेत्र में लैंड करती है, उसे क्या कहा जाता है? फॉल्ट, स्ट्रोक, नेट बॉल, लेट। तो ये बोला जाता है इसको लेट, ठीक है, लेट बोला जाता है। इसमें अगर हम जो टेबल टेनिस है उसकी और टर्म्स देखें तो इसमें हो जाएगा वॉली, हाफ वॉली, लूप, एंटी लूप, ड्राइव स्पिन, चॉप, ट्विडल और पेन होल्ड ग्रिप, बैक हैंड। ये सारी किसकी टर्म है? ये सारी है टेबल टेनिस की, ठीक है। इनको याद रखनी है, जो टेबल टेनिस की टर्म्स है। ये लेट, ये भी किसकी है? टेबल टेनिस की है। और जो वॉली, हाफ वॉली, लूप, एंटी लूप, ड्राई स्पिन, चॉप, ट्विडल, पेन होल्ड ग्रिप और बैक हैंड, ये भी सारी टेबल टेनिस की टर्म्स है। और इसमें अगर अभी करंट का देखें तो जो एक सेकेंड,
जो टेबल टेनिस का जो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप हुआ था जो 2023 का, वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था ईटानगर में। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप जो 2023 है, 23 की, ये कहाँ पे हुई? ये हुई है ईटानगर, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। और जो इंडिया है, इंडिया ने कितने मेडल जीते इसमें? इंडिया ने 16 मेडल जीते। ठीक है, इंडिया वॉन 16 मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाहकारी राय देने का प्रावधान है। सेकंड है, इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार की अदालत होने का प्रावधान करता है। थर्ड है, इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ये सर्वोच्च न्यायालय को अपील का सर्वोच्च न्यायालय होने का प्रावधान करता है। फोर्थ है, इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का उपबंध करवाता है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब ये जो आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि इसके पास क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, और इसके पास पावर होगी कि कोई भी अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद भी और अगर दूसरी कोर्ट भी कोई भी कंटेम्प्ट करती है तो उसको पनिश कर सकता है। ठीक है, एंड पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट इंक्लूडिंग इटसेल्फ। ठीक है, खुद को भी। ये हो जाएगा आर्टिकल 29। और अगर देखें हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? हाईएस्ट कोर्ट है अपील के लिए। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 132। ठीक है, और ये है, इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इसके लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 131। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और ये किस किस के बीच में होगा? जब डिस्प्यूट हो जाए किसके बीच में? डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। ठीक है, सेकंड है, डिस्प्यूट किसके बीच में हो जाए? बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन स्टेट ऑन वन साइड। मतलब एक साइड में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक स्टेट है, और दूसरी साइड में वन और मोर स्टेट, एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स है ऑन अदर साइड। थर्ड है कि वन और किस किस के बीच में? बिटवीन वन और मोर स्टेट्स, मतलब एक या एक से ज़्यादा राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए। ठीक है, तो ये किस में आएगा? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा, किसके? सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट है जो एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो लॉ से रिलेटेड कोई भी एडवाइस ले सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो इसमें आर्टिकल कौन सा है? इसका आर्टिकल है आर्टिकल 143। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोत्सू फेस्टिवल ऑफ नागालैंड इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? जो मोत्सू फेस्टिवल है नागालैंड का, वो कौन सी ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता, कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बोडो ट्राइब, मुंडा ट्राइब, भील ट्राइब, एओ ट्राइब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एओ ट्राइब हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो नागालैंड के और जो फेस्टिवल है उनको हम एक बार सबको देखेंगे, और कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो नागालैंड को हमने इनको कैसे याद किया था? इसको याद किया था कि नाग के आते ही लोग 10 क्या करते? 10 दिन तक सीटी बजाते। ठीक है, 10 दिन तक हॉर्न बजाते हैं। और क्या बोला उन्होंने? कि शुक्र है नाग कहाँ घुस गया? मतलब नाग भूसे में समा गया, भूसे में
समा गया, वरना क्या हो जाता, अगर काट जाता, ना काटता तो क्या होता है, ना काट जाता तो मौत हो जाती। तो मौत से क्या है, मौत्सु, ठीक है, मौत हो जाती। अब इनको हम देखेंगे, ये ऐसे नाक से हो जाएगा नागालैंड, तो नागालैंड की फेस्टिवल है। और नाक के आते ही, नाक को देखते ही लोग क्या करते हैं, 10 दिन तक हॉर्न बजाते हैं। तो हॉर्न से क्या हो जाएगा, हॉर्न बिल फेस्टिवल, जो कि 10 डेज तक सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए मैंने 10 दिन लिख दिया, ठीक है। और कब से स्टार्ट होता है, 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। फिर है शुक्र, है शुक्र से हो जाएगा सेक्रेनाई, सेक्रेनाई फेस्टिवल। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है फरवरी में। और इसको कौन सी ट्राइब मनाती है, मनाती है अंगामी ट्राइब, अंगामी ट्राइब मनाती है। इसका जो और नाम है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोसुनाई, फोसुनाई, ठीक है, सेक्रेनाई को। फिर है भूसे में समा गया, तो भूसे से हो जाएगा भूसू फेस्टिवल, भूसू फेस्टिवल हो गया, ठीक है। समा, समा से क्या है, तसोकम समाई, तसोकम समाई। ये 7 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। और कब मनाया जाता है, अक्टूबर में। ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, रिच हार्वेस्ट के लिए मनाया जाता है, फॉर रिच हार्वेस्ट। फिर है अगर काट जाता तो क्या हो जाती, मौत हो जाती। तो मौत्सु फेस्टिवल, और इसको मनाती है एओ ट्राइब, ठीक है। ये सारे याद रखना है, ओके। नाग के क्या हो गया, नाग के आते ही लोग 10 दिन तक होर्न बजाते हैं, मतलब हॉर्नबिल फेस्टिवल जो 10 दिन तक मनाया जाता है, और 1 दिसंबर से स्टार्ट किया जाता है। फिर है शुक्र से है सेक्रेनाई, जो कि फरवरी में मनाया जाता है, अंगामी ट्राइब मनाती है। और इसको फोसोनाई भी कहते हैं। भूसे में समा गया, भूसे से है भूसु फेस्टिवल, समाज से तसोकम समाई, जो कि 7 दिन तक अक्टूबर में मनाया जाता है, और रिच हार्वेस्ट के लिए मनाया जाता है। और काट जाता तो मौत हो जाती, तो मौत से है मौत्सु फेस्टिवल, जो इनको कौन सी ट्राइब मनाती है, एओ ट्राइब सेलिब्रेट करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो CHSL में जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में CHSL CGL दोनों में भी, मेंस में अब कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमने 1-2 क्वेश्चन हम कंप्यूटर के भी लेके चलेंगे साथ में। तो इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका क्या है कि जो हमें इसमें देखना है कि जो इनपुट डिवाइस है वो चेक करना है। तो मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, ये है आउटपुट डिवाइस, जिसमें हम स्क्रीन से आउटपुट मिलता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो प्रिंटर से भी क्या होता है, पेज प्रिंट करते हैं, तो वो भी आउटपुट देता है। बार कोड रीडर, तो ये क्या करता है, रीड करता है रीडर से, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बार कोड रीडर। इसमें ये है इनपुट डिवाइसेस दिए हुए हैं, तो इनको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से डिवाइस हैं जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड में क्या होता है, टोटल जो है 104 कीज़ होती है, ठीक है। जो फंक्शन कीज़ है वो कितनी होती है, F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन कीज़ होती है। और इसके अंदर टॉगल कीज़ का भी पूछा जाता है कई बार। जो टॉगल कीज़ है वो कौन सी होती है, एक तो होती है कैप्स लॉक, और एक होती है नम लॉक, ठीक है। इनको इनको क्या कहते हैं, इनको टॉगल की कहते हैं, ठीक है। ये तो ये भी ध्यान रखना है। फिर है OCR, तो OCR क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। माउस, माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर हो गया। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। टच पैनल, टच पैड। MICR ये क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, स्कैनर, स्कैन करते हैं। लाइट पेन ये भी, और माइक्रोफोन, और डिजिटल कैमरा या वेब कैमरा, ये सारे क्या हो गए, ये हो गए इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड कार्ड, स्पीकर, वीडियो कार्ड, प्लॉटर, GPS लोकेशन, और स्क्रीन प्रोजेक्टर, जिससे हमें
स्क्रीन पे जो प्रोजेक्ट किया जाता है वो, और हेडफोन। ठीक है, इनसे हमसे इन सब से डिवाइस से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये हो गए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द डिफरेंट मीडियम्स। जो अलग अलग मीडियम्स में जो स्पीड की लाइट है, जो लाइट की स्पीड है, सॉरी, जो लाइट की स्पीड है उस स्पीड को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, उस विकल्प की पहचान कीजिए जो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो इसमें हम लोग जो स्पीड ऑफ लाइट का देखते हैं। पहले जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। जितना मीडियम डेंसर होगा उतनी ही लाइट स्पीड जो है लाइट की वो कम होगी। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड लाइट की। और इस जो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होगी वो किस में होगी, वो होगी वैक्यूम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैक्यूम, फिर होगी एयर, फिर लिक्विड, और फिर होगी सॉलिड के अंदर जो स्पीड है लाइट की। अगर इसी का साउंड की स्पीड देखें तो वो इसका रिवर्स होती है, स्पीड ऑफ साउंड। जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करती किसमें, वैक्यूम में, कांट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। और बाकी इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, सबसे ज़्यादा होगी सॉलिड में, फिर होगी लिक्विड में, और फिर होगी गैस। ठीक है, ये स्पीड की साउंड और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, वैक्यूम, फिर एयर, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड के अंदर होगी। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ क्या दिया गया है, क्वेश्चन के ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, एयर, ग्लास, डायमंड। तो यहाँ पे क्या है, वाटर। और अभी हमने सब क्या देखा है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज़्यादा किस में करेगी, वैक्यूम में, फिर एयर में। तो वाटर दिया हुआ मतलब ये लिक्विड है तो ये नहीं होगा। फिर है ग्लास, तो ग्लास क्या हो गया, सॉलिड हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, सेकेंड भी। थर्ड है डायमंड, तो डायमंड का तो और भी ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास से भी ज़्यादा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर दिया हुआ एयर, एयर सही है, एयर के बाद वाटर आएगा, ये भी सही है, फिर ग्लास, फिर डायमंड। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डायमंड का, तो इसमें सबसे कम होगी। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑन 1 अप्रैल 2024। जो प्रेस सूचना ब्यूरो है उसके प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं 1 अप्रैल 2024 को। तो जो PIB के जो DG हैं वो कौन है इनमें से, अनंता सिंह, मनीष देसाई, मिस शेफाली बी सारन, अंजलि गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस शेफाली। और जो अभी क्वेश्चन पूछा था फेज़ के एग्ज़ाम में वो पूछा था 2023 के लिए। तो इन्होंने जो शेफाली है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मनीष देसाई। तो ये 2023 के अंदर DG थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मनीष देसाई का क्वेश्चन पूछा गया था। और जो PIB है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। ओके, आप लोग जो भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं वो करंट के मैंने सारे टॉपिक वाइज वीडियो डाल रखे हैं तो उससे कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों की समूह की पहचान कीजिए। फर्स्ट है वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा। सेकंड है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। थर्ड है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। फोर्थ है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो इसमें से हम इसका डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी देख सकते हैं कि जिसमें सबसे इतना सबको पता होगा कि जूट का कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल का है। तो वेस्ट बंगाल इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, फर्स्ट। अगर जूट का देखें तो जो जूट की जो फर्स्ट मिल है, फर्स्ट मिल जिसका क्या नाम था, द ऑकलैंड मिल। ये कब इस्टेब्लिश की गई, ये इस्टेब्लिश की गई 1855 में। और किसने की थी, जॉर्ज ऑकलैंड। ठीक है, कहाँ पे ये की, रिसारा में, जो कि किसके पास में है, कोलकाता। और कौन सी रिवर पे, ऑन हुगली रिवर। ठीक है, हुगली रिवर पे इस्टेब्लिश किया गया था ऑकलैंड मिल, जो कि इंडिया में जो फर्स्ट मिल थी जूट की वो है। ठीक
और इसका जो जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जूट का, वो कहाँ पे है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स। तो ये कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है जूट जो प्रोड्यूस कहाँ होता है? वो भी वेस्ट बंगाल में होता है। फिर ये वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा के अंदर होता है। पंजाब हरियाणा में हमने देख रखा है चावल वगैरह का होता है, तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। राजस्थान में है नहीं। केरल, तमिलनाडु, तो इधर केरल में क्या होता है? कॉफ़ी वगैरह होती है। ठीक है, तो इस साइड में वेस्ट बंगाल का हो जाएगा सही आंसर जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी। जो मौर्य डायनेस्टी है इनमें से कौन है जो मौर्य डायनेस्टी से नहीं है? अशोक, बृहद्रथ, खारवेल और बिंदुसार। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से है खारवेल। ठीक है, और ये वैसे राजा का नाम भी नहीं है शायद कोई, इस एक प्लेस का नाम है, जगह है। ठीक है, खारवेल। तो इसमें अगर हम देखें जो मौर्यन डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने कब फाउंड किया? इन्होंने किया 322 BC में। किसको हराया था? इन्होंने हराया डिफीटेड जो नंद रूलर है, नंद रूलर धनानंद। धनानंद को हरा के किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से धनानंद को हराया था। और इन्होंने इस्टेब्लिश किया जो मौर्य डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश किया। और इनके जो ये लास्ट टाइम जो चंद्रगुप्त है इनकी कोर्ट में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज को, ये ग्रीक था, इसको किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने इसको एम्बेसडर बना के भेजा था किसकी कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जैनिज्म को एडॉप्ट कर लिया था। और ये कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला चले गए थे ये अपने लास्ट टाइम में। ठीक है, इनके बेटे जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन हैं? इनके बेटे हैं बिंदुसार। बिंदुसार को जो ग्रीक हैं, जो ग्रीक इनको किस नाम से जानते थे? ग्रीक ने इनको बोला है एमिटोक्रेटस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एमिटोक्रेटस किसको बोला गया था। और ये किसको पैट्रोनाइज करते थे? ये करते थे जो आजीविकाज है उनको पैट्रोनाइज करते, पैट्रोनाइज आजीविकाज। बाकी इससे रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अशोक, इनके बेटे थे अशोक। तो अशोक के बारे में देख लेते हैं। अशोक के जो है, अशोक ने कौन सा वॉर लड़ा था? कलिंग वॉर। कलिंग वॉर लड़ा इन्होंने कब? 261 BC के अंदर। और ये जो कलिंग वॉर लड़ा इन्होंने, अब इनके जो कोरोनेशन हुआ था, इनका जो इनको गद्दी पे बैठे थे ये अपने 99 भाइयों को मारकर। तो ये गद्दी पे बैठने के बाद कितने साल बाद हुआ? ये हुआ था 8 years। ठीक है, आफ्टर। ये क्वेश्चन भी पर्टिकुलर ये पूछा गया है कि कितने साल बाद कलिंग वॉर हुआ था। तो आफ्टर 8 years ऑफ कोरोनेशन। ठीक है, उनका जो राज तिलक होने के बाद 8 साल के बाद ये इन्होंने कलिंग वॉर लड़ा था। और इन्होंने जो अपने बेटे, एक सेकेंड, कलिंग वॉर के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो मारकाट हुई थी उसको इन्होंने देखे, इन्होंने क्या कर लिया था? उसके बाद में इन्होंने बुद्धिज़्म एडॉप्ट कर लिया था। और इन्होंने अपने बेटे सन का नाम क्या है? महेंद्र। और एंड डॉटर संघमित्रा। ठीक है, इनको कहाँ भेजा था? इनको सिलोन भेजा था। सेंट सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू सिलोन, जो कि कहाँ पे है? श्रीलंका में। क्या करने के लिए? बुद्धिज़्म स्प्रेड करने के लिए, टू स्प्रेड बुद्धिज़्म। मतलब जो कलिंग वॉर के बाद में जो इनका चेंज आया है उस पर हम एक शॉर्ट्स भी देखेंगे कि ये कितने चेंज हो गए थे कलिंग वॉर लड़के। ठीक है, और इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग जो भी इंस्क्रिप्शन वगैरह मिलते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। इनका जो राजा अशोक, ठीक है,
ये नेम बता रही हूँ मैं जो अलग अलग मिलते हैं। राजा अशोक देवानाम पिए, देवानाम पिया, एक सेकेंड, नाम, देवानाम पिया, ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है उद्योगिलम रॉक एडिट्स में। जो मेन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड ही मैं उतनी ही इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, ठीक है। फिर है पियादासी, पियादासी राजा, ये कहाँ पे है? ये मिला था बारबर केव्स इंस्क्रिप्शन में, जो कि कहाँ पे है? ये है बिहार के अंदर। और अशोकावरदान, अशोकावरदान जो है वो मिला है किसमें? पुराण्स में। पुराण्स के अंदर देखा गया है अशोकावरदान पियादासी राजा, ये बारबर केव्स में, और राजा अशोक के देवानाम पिए, ये है उद्योगिलम रॉक एडिट के अंदर। और जो अशोक का जो एम्बलम था, अशोक का जो एम्बलम ऑफ लॉयन टाइगर, लॉयन कैपिटल जो थी, लॉयन कैपिटल का जो इनका जो एम्बलम था वो कौन सा था? सारनाथ पिलर, सारनाथ पिलर कहाँ पे? यूपी में। तो इसको एडॉप्ट किया गया था, एडॉप्टेड एज ए नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये कहाँ पे है? सारनाथ पिलर, अशोका का जो पिलर मिला था, अशोका पिलर एट सारनाथ। जो अशोका का अगर पिलर पूछे तो कहाँ पे है? वो है सारनाथ, यूपी के अंदर, ठीक है। और इसको हमने एडॉप्ट किया एज ए नेशनल एम्बलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इसमें हाँ जो मौर्य है, मौर्यन का जो लास्ट रूलर है वो कौन था? ये भी देख लेते हैं। जो लास्ट रूलर था उसका नाम क्या था? वो था बृहदर्थ, बृहदर्थ। और इसको जो है किसने डिफीट किया था? इसके जो कमांडर इन चीफ थे पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। ये डिफीटेड बाय पुष्यमित्र सुंग ने इनको हराया, और इसने जो पुष्यमित्र सुंग है इन्होंने अपनी सुंग डायनेस्टी इस्टेब्लिश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mentions that the state shall maintain just and honorable relations between nations। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखेगा? तो ये हमने किस में देखा था? ये हमने देखा था डीपीएसपी के अंदर, ठीक है। इसमें हमने ऐसे याद भी किया था कि लास्ट में उसने जब जो एलडीसी है जो कि पीएचसी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, उसने जब सारे काम कर लिए तो उसने क्या किया था? 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाया था, किसके लिए? शांति बनाए रखने के लिए। तो 51 मीन्स आर्टिकल 51, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। जो डीपीएसपी है उनको एक बार हम वापस रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे किसके हैं? डीपीएसपी के आर्टिकल हैं। जो आर्टिकल 36 है वो आर्टिकल 36 क्या बताता है? ये बताता है डेफिनेशन जो डीपीएसपी की, ठीक है। सेकंड है आर्टिकल 37 है वो बताता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट, मतलब जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है एक तो, ठीक है। इनको लेके कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इनको लेके कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 38 में बताया गया है कि ये जो डीपीएसपी बनाए गए हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं? प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल, जो स्टेट में जो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं। और इसको हमने कैसे याद किया था कि जो एक एलडीसी है, ठीक है, एलडीसी जो कि कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है? पीएचसी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर में, पब्लिक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम करता है। और इन्होंने क्या सोचा कि कुछ मतलब वेलफेयर करते हैं, लोगों का कुछ भला करते हैं, तो ये अपने ऑफिस से निकले और इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो बाहर है लोग क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने लड़ाई करने के लिए, उसको रोकने के लिए इन्होंने सोचा कि सबसे पहले क्या देना चाहिए? लोगों को लीगल एडवाइस देनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल 33 देखते हैं कर एक बार। आर्टिकल 33 में क्या दिया गया है? कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं
ऑफ पॉलिसीज़ टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, जो स्टेट फॉलो करता है पॉलिसीज़ वो बताई गई है। तो ये है आर्टिकल 39, जिसके अंदर क्या है, आर्टिकल 39 में है LDC, ये सी है, ठीक है, LDC जो कि किस में काम कर रहा है, PHC में, PHC, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो दिए गए हैं, जो पॉलिसीज़ दी गई है वो है, इसमें आर्टिकल 39 का जो ए है, इसमें क्या है, राइट टू लिवलीहुड, ये आर्टिकल 39 में ही सारे बताए गए, ठीक है। तो राइट टू लिवलीहुड, ये सबको, जो लिवलीहुड का सबको राइट दिया गया है। सेकंड है डी से क्या है, मटेरियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हो जाएगा एल से लिवलीहुड, डी से है डिस्ट्रीब्यूशन, ये एल, ये डी से डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की, जो वेल्थ है उसका कंसंट्रेशन नहीं किया जा सकता, तो ये हो गया सी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब बराबर काम करने के लिए, करने में बराबर उनको पे किया जाएगा। इक्वल पे के लिए ये हो गया पी, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फिर है नो ऑक्यूपेशन अनसूटेड टू हेल्थ एंड एज, कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं करवाया जाएगा जो कि हेल्थ को सूट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेल्थ से हो गया एच, ये पे से, ये कंसंट्रेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन से, और ये लिवलीहुड से। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन होगा यहाँ पे, तो चिल्ड्रन से हो जाएगा सी, मतलब जो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन उसको बचाया जाएगा, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो इसका सी हो गया। तो ये दी गए हैं आर्टिकल 39 में। फिर आर्टिकल 39A है, मतलब उन्होंने क्या किया, लोगों को लड़ते हुए देखा तो फ्री लीगल जो एडवाइस दी, तो ये हो गया फ्री लीगल एड, 39 हो गया। फिर उन्होंने पंचायत बुलाई कि उनकी लड़ाई ख़त्म की जाए, तो उन्होंने इस्टेब्लिश क्या कर दी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, ये हो गया आर्टिकल 49। फिर आर्टिकल 41 में है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, मतलब उनको, लोगों को क्या दिलाया गया, उनकी लड़ाई ख़त्म करवाई पंचायत बुला के, और उनको वर्क दिलाया गया, ठीक है। ये आर्टिकल 41 हो गया राइट टू वर्क। आर्टिकल 42 है कि उसने ये देखा कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कंडीशंस किस तरीके की कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं, ह्यूमन कंडीशंस है या नहीं उनके वर्क प्लेस पे, और जो लेडीज़ वगैरह है उनको मैटरनिटी लीव्स वगैरह मिल रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये ह्यूमन कंडीशन हो गया आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 में है लिविंग वेजेस, मतलब उनको जो वेजेस है वर्कर्स को कितनी दी जा रही है, ये चेक किया उसने, जो LDC था उसने। फिर देखा कि 43A में उसने देखा उनके जो वर्कर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन, जो इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने में उनकी कितनी क्या पार्टिसिपेशन है, ये चेक किया। और उनके लिए क्या उन्होंने क्या बनाई, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो बना दी। तो आर्टिकल 43B में क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ए में क्या हो गया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 44। तो 44 को हम कैसे करेंगे, 4 = 4, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, एक तरीके का सिविल कोड बनाने का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया 4 = 4। फिर उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं उनकी जो चाइल्डहुड केयर अच्छे से नहीं की जा रही है, उनको पढ़ाई अच्छे से नहीं, मतलब उनको पढ़ाने का नहीं देख रहे हैं कोई भी, जो 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। और इनको, ये जो बच्चे थे ये किससे रिलेट कर रहे हैं, ये किसके हैं, मतलब इनके माँ बाप वगैरह वो हैं SC ST में। यहाँ पे कोई भी वैसे कास्टिज्म का नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ याद दिलाने का वो उस बेसिस बता रही हूँ, ठीक है। तो ये SC ST से बिलोंग कर रहे थे इनके जो फादर, जो पेरेंट्स वगैरह है, और वो क्या कर रहे थे, उनके जो न्यूट्रिशन, जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह है, वो भी उनका सही नहीं था। तो इसने क्या किया, पहले तो जो बच्चे हैं उनका जो चाइल्डहुड केयर वगैरह पे ध्यान दिया, ठीक है, ये इन्होंने देख लिया। तो ये हो गया आर्टिकल 45। फिर उन्हें पता चला कि ये किससे हैं, ये SC ST से बिलोंग करते हैं, मतलब उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो एजुकेशन एंड जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस वगैरह है SC ST की और वीकर सेक्शन की, उसको प्रमोट करने के लिए इसने काम किया, ठीक है। फिर देखा कि उनका जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सही नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करवाया इन्होंने, जो वो हो गया आर्टिकल 47। फिर ये देखे कि ये क्या कर रहे हैं, ये काउ स्लॉटर वगैरह कर रहे हैं, तो ये तो मतलब काम सही नहीं है। तो इन्होंने एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करवाया, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब काउ स्लॉटर से याद रह जाएगा तुम्हें ये। तो ये हो गया आर्टिकल 48। फिर इन्होंने जो LDC है उसने सोचा कि इनको कुछ अच्छे काम में लगाया जाए,
जो SC ST वगैरह है, तो उनको क्या किया, उनको एनवायरनमेंट जो सेफ गार्ड करवाने के लिए, मतलब उनको प्रोटेक्ट करवाने के लिए फॉरेस्ट वगैरह, वाइल्ड लाइफ वगैरह को प्रोटेक्ट करने का उनको काम करवाया। तो ये हो गया आर्टिकल 40A में। फिर कि बच्चे कुछ और काम करवा लेते हैं, तो मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी प्रोटेक्ट करवाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 49 हो गया। फिर सारे काम हो गए, इसने उनसे सारे काम करवा लिए, तो इसने क्या किया कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है उनको सेपरेट किया, मतलब वो खुद खुद का काम करते रहे। ठीक है, आर्टिकल 50। और लास्ट में क्या किया, सारे काम हो चुके हैं तो 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के शांति, मतलब प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को आर्टिकल जो 51 है वो उसको प्रमोट करता है। ओके, तो ये हो गए सारे DPSP। इनको थोड़ा थोड़ा रिलेट करके इस तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023। जो लता दीनानाथ मंगेशकर है अवार्ड 2023 का, वो किसको मिला? शाहरुख खान, आशा भोसले, PM मोदी, अलका याग्निक। तो ये मिला है आशा भोसले को 2023 का, और जो PM मोदी है इनको मिला 2022 का। ठीक है, और जो लता मंगेशकर है उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड क्वीन ऑफ मेलोडी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वीन ऑफ मेलोडी इनको भारत रत्न मिला था कब? 2001 में इनको भारत रत्न मिला, 2001 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन डांसर ए ट्रांसजेंडर टू बी ऑनर्ड विद द पद्मश्री। जो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय नर्तक एक जो ट्रांसजेंडर है, कौन सी, उनका नाम क्या है वो बताना है। प्रतिमा बेदी, अलारमेल वैली, नर्तकी नटराज और यामिनी कृष्णमूर्ति। तो इनका सही आंसर हो जाएगा नर्तकी नटराज, जो कि ट्रांसजेंडर है। और ये कौन सा जो डांस की डांसर है, ये है भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का डांस। इससे रिलेटेड जो भरतनाट्यम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, सोलो डांस, तो भरतनाट्यम में जो सोलो डांस करते हैं उनको क्या कहते हैं? एकाचारी। और इसकी जो इसका ओल्ड नेम है वो क्या है? सादिर एंड थेवारटम, थेवारटम। और इसके कुछ जो स्टेजेस हैं उनके नाम भी पूछे जाते हैं, तो उसमें एक है वर्णाम, तिलाना और अलारिपू और शब्दम। ठीक है, ये इसकी है अलग अलग स्टेजेस के नाम। और ये कौन सी थीम पे डांस किया जाता है? ये किया जाता है सेविज्म पे। ठीक है, अब इसके हम एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स में देखें अगर तो टी बाला सरस्वती, बाला सरस्वती। मैं एक बार नाम लिख रही हूँ, फिर मैं आपको इनको याद कैसे करना है वो बताऊंगी। ठीक है, लक्ष्मी, विश्वनाथ, रामाली, रामाली बीन इब्राहिम, रामाली बीन इब्राहिम और रामा वैद्यनाथन, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति और कृष्णा अय्यर, रुक्मणी, रुक्मणी देवी अरुंदले। इसके अलावा नर्तकी नटराज जो कि ट्रांसजेंडर है। ये हो गए इसके जो इम्पोर्टेंट जो एक्सपोनेंट्स है वो। इसमें हम देखें जो टी बाला सरस्वती है इनको पद्म विभूषण दिया गया है 1977 के अंदर। ठीक है, और जो यामिनी कृष्णमूर्ति है इनको पद्म विभूषण मिला है 2016 के अंदर। और इनको टाइटल क्या दिया गया है? इनको जो अष्टाना नर्तकी का टाइटल दिया गया है, अष्टाना नर्तकी। ये जो रेजिडेंट डांसर है कहाँ की?
इन, ठीक है, तिरुमाला, तिरुपति, देवस्थान, देवस्थानम टेम्पल जो है वहाँ की रेजिडेंट डांसर बनाया है। ठीक है, तो इनको क्या टाइटल दिया गया, अस्थना नर्तकी। और जो रुक्मणी देवी अरुणदले है ये फर्स्ट क्लासिकल डांसर जो है, फर्स्ट क्लासिकल डांसर वुमेन है जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था, राज्यसभा मेंबर बनी थी ये। ठीक है, जो रुक्मणी देवी अरुणदले का ये याद रखना है। हाँ, इन्होंने क्या फाउंड किया था, फाउंडेड कला क्षेत्र। नर्तकी नटराज ये क्या है, ये है ट्रांसजेंडर। तो इसमें टी बाला सरस्वती, लक्ष्मी विश्वनाथन, रामाली बिन इब्राहिम, रामा वैद्यनाथन। तो ये राम लक्ष्मी सरस्वती। तो भारत में किस किस की पूजा होती है, सरस्वती, लक्ष्मी, राम वगैरह की पूजा होती है। तो ठीक है, भारत में पूजा किसकी, सरस्वती, राम, लक्ष्मी, ये ऐसे याद रखना है इनको। तो और ये जो है यामिनी, कृष्णा और रुक्मणी। तो कृष्णा और जो रुक्मणी वगैरह की, जो राधा वगैरह की जो रासलीलाएं हैं वो कहाँ देखने को मिलती है, भारत में देखने को मिलती है। और नटराज की जो है, नटराज की जो मूर्ति कहाँ मिली है, ये भी भारत में मिली है। तो इसको ऐसे याद रख लेना। ठीक है, भारत से भरतनाट्यम जो कि कहाँ का डांस है, ये है तमिलनाडु का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट है, in which of the following cases the Supreme Court, while laying out the basic structure of the Constitution, held that the democratic character of the polity was an essential component of the basic structure? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना की व्याख्या करते हुए कहा कि राजनीति का लोकतांत्रिक चरित्र मूल संरचना का एक अनिवार्य घटक था? ये कौन से केस हैं, सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, रोमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। तो इसमें जो भी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी आता है तो वो किसका होगा, केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस, जो कि ये जो केशवानंद भारती केस है ये कब आया गया, 1973 का है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था कि जो प्रियम्बल है इसको अमेंड कर सकते हैं, और ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दोनों इसमें बताए गए। और इसमें बोला गया कि जो अमेंड नहीं कर सकते वो किस में नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, प्रियम्बल के अंदर किया जा सकता है। और प्रियम्बल में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ वो कब हुआ, 42nd अमेंडमेंट, आगे लिख देती हूँ ना। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 से किया गया फर्स्ट। और इसमें कौन कौन से वर्ड जोड़े गए, इसमें वर्ड जोड़े गए सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे इस अमेंडमेंट से 1976 का। तो इसको याद ऐसे कर लेना, SIS। ठीक है, ये हो गया सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर। ये किससे जोड़े गए, 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से प्रियम्बल में जोड़े गए। और एक जो और केस है बेरुबारी केस, ये कब आया था, ये आया था 1960 में, जिसके अंदर क्या बोला गया था कि प्रियम्बल जो है इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। और इसका जस्ट उल्टा किस में बोला गया, केशवानंद भारती केस में। ठीक है, ये दोनों ही इसमें, इनका दोनों का ही क्या बोला गया, नहीं कर, प्रियम्बल जो है उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते प्रियम्बल में। और ये जो प्रियम्बल है वो किसका पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और केशवानंद भारती जो केस है इसमें जो 13 जजेस की क्या बैठी थी बेंच, जो 13 जजेस की बेंच बैठी थी इसमें, जो कि आज तक की हाईएस्ट है। ठीक है,
ये 1973 का है, जिसमें बोला गया कि प्रीएम्बल के अंदर अमेंड किया जा सकता है और ये किसका पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इन द डिकेड ऑफ 2001 से 2011? 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी? जो 2001 से 11 तक की वो बतानी है। 12.22, 15.97, 17.64, 21.61। तो इसका सही आंसर है 17.64%। ठीक है। ये क्या थी? ये है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, और कौन से? 2001 से 11 तक के। इसमें अगर हम पॉपुलेशन का देखें कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, हाईएस्ट पॉपुलेशन और लोवेस्ट पॉपुलेशन जो 2000 सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, ओके, लोवेस्ट पॉपुलेशन स्टेट और यूटी का देखें तो सबसे ज़्यादा किस में है, वो है यूपी में, और फिर किस में है, वो है महाराष्ट्र। यूटी के अंदर देखें तो यूटी में सबसे ज़्यादा किस में, दिल्ली में है, और लोवेस्ट में किस में है, सिक्किम के अंदर स्टेट। और जो लक्षद्वीप है यूटी में, उसमें है सबसे कम पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन अगर डेंसिटी देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि कितनी है, 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर इंडिया की 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और इसमें हाईएस्ट लोवेस्ट देखें स्टेट और यूटी की, तो स्टेट में सबसे ज़्यादा किसकी है, वो है बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी, और यूटी में किसकी है, वो है दिल्ली की, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, और इसमें है अंडमान निकोबार यूटी के अंदर। ओके। और जो एनुअल ग्रोथ रेट है इन पॉपुलेशन, ठीक है, फ्रॉम 2001 मतलब 2001 टू 2011 वो कितनी थी, 1.64% थी। ये क्या है, ठीक है, ये आ गया ना 17.64%, सॉरी, ये इंडिया की पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो कितनी थी, 17.64%। इसके अंदर हम देखें अगर SC ST की पॉपुलेशन का भी देख लेते हैं, SC एंड ST पॉपुलेशन परसेंट देखें अगर, परसेंटेज ऑफ SC और परसेंटेज ऑफ ST, तो SC कितने परसेंट है, वो है 16.6%, और जो ST है वो है 8.6%, और जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पे है, SC और ST स्टेट और यूटी। तो सबसे ज़्यादा जो SC है वो कौन से स्टेट के अंदर है, वो है यूपी के अंदर, और जो ST है वो है MP के अंदर, और जो यूटी है, यूटी में SC कब सबसे ज़्यादा है, दिल्ली के अंदर, और ST में लक्षद्वीप के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर सबसे ज़्यादा ST है। ओके, ये परसेंट ध्यान रखना है आपको, 16.6 और 8.6%। और जो SC की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यूपी में है, और ST की है वो है MP में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम दैट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू द टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजित किया। तो कौन से एक्ट से किया गया था, रॉलेट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से, ठीक है, और ये 1947। इसके अंदर जो ये जब एक्ट लाया गया तो इसमें PM कौन था, PM थे क्लीमेंट एटली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, 1935 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, और पिट्स इंडिया एक्ट है 1784। तो इसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया, इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में।
और इसमें क्या अबोलिश किया गया था, जो डायरची थी, डायरची सिस्टम जो ड्वेल सिस्टम था वो, ठीक है, टू पार्टी सिस्टम जो था वो हटा दिया गया था प्रोविंसेस से। अबोलिश्ड डायरची इन प्रोविंसेस। और क्या शुरू किया, इंट्रोड्यूस जो फेडरल सिस्टम है सेंटर में वो स्टार्ट किया गया, इंट्रोड्यूस फेडरलिज्म इन सेंटर। ओके, फिर देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसके अंदर क्या किया गया था, जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसमें जो दो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कमर्शियल जो कोड ऑफ डायरेक्टर थे वो बनाए गए थे। तो इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया, किसमें, डिफ्रेंशिएट द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कमर्शियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिटिकल जो है एक्टिविटीज, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसपे पूरा कंट्रोल किसका था, ब्रिटिशर्स का था। और जो कमर्शियल है एक्टिविटीज, इसको किया गया कोड ऑफ डायरेक्टर्स, कोड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कौन कंट्रोल कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, और इसके तहत ही एक जो टर्म आई थी, फर्स्ट टाइम टर्म यूज हुई, क्या, ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, ये फर्स्ट टाइम यूज हुई थी। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स है उनका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा कंट्रोल हो गया था। ठीक है, आगे लिख देती हूँ। एक्ट गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर, किस पे कंट्रोल, ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था जो इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर। ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक क्या बन गई थी, सबऑर्डिनेट बन गई थी। ईस्ट इंडिया बिकेम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसकी सबऑर्डिनेट बन गई, वो बन गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, फिर देखें हम रॉलेट एक्ट, जो कि कब आया गया, रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। इसके अंदर क्या था, इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया, नॉन एज ब्लैक एक्ट। और इसके अंदर क्या था कि जो नो अपील, नो वकील और नो दलील, मतलब कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं और कोई दलील नहीं, डायरेक्ट क्या किया जा रहा, उनको अरेस्ट किया जा रहा था और जेल में डाला जा रहा था अगर किसी पे भी सस्पेक्ट होता है तो गिव पावर टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट्स विदाउट ट्रायल। कोई भी बिना ट्रायल के अगर किसी पे भी शक होता है तो उसको सीधा जेल में डाल दो, ये एक्ट लाया गया। तो इससे इसका सबने अपोज किया था और गांधी जी ने इसके खिलाफ, इसका अपोज करने के लिए क्या चलाया गया, सत्याग्रह, सत्याग्रह इंट्रोड्यूस किया। और जो गांधी जी और जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने अपनी उपाधियां भी लौटा दी थी। टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि है, ये शायद अभी क्वेश्चन भी पूछा गया, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और जो गांधी जी है उन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी इसके अपोज में। ठीक है, और
इसमें किसको अरेस्ट किया गया था? एक तो सत्यपाल, जो इस एक्ट के तहत सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, और इसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। और वहीं पे जो जनरल डायर है उन्होंने ऑर्डर दे दिया था, और वहाँ पे 1200 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए थे। और इसी को जो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अच्छा था, मैं यूँ ही कर रही थी इतना गिट पिट। ओके, ये हो गया। इसकी वजह से ही जो रॉलेट एक्ट है उसकी वजह से ही, इसके प्रोटेस्ट में ही वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। और जो जनरल डायर है उन्होंने जो एक ही गेट था घुसने का और निकलने का, उसको बंद करवा दिया था और वहाँ पे गोलियाँ चलवा दी थी। तो वहाँ उस टाइम का जो है 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास इज द सेम एज दैट ऑफ। द्रव्यमान द्वारा विभाजित ऊर्जा के आयाम का वर्गमूल किसके समान है? इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो एनर्जी है उसका डायमेंशन। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है? वी है यहाँ पे वेलोसिटी, जो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और एम यहाँ पे है मास। तो इसकी डायमेंशन कैसे लिखेंगे? मास का एम हो गया, वी का क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? लेंथ। तो लेंथ हो गया, और टी हो गया, मतलब टी है नीचे तो टी की पावर माइनस में जाएगी। अब यहाँ पे क्या है? ये स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर होगा, तो ये इसका एल का स्क्वायर, टी का -2, और एम यहाँ पे क्या है? 1 है तो एम की 1। ये हो गई एनर्जी की डायमेंशन। ठीक है, इसको बताया गया है कि जो M1 L2 T-2 है, इसको किससे डिवाइड करना है? हमें इसको डिवाइड करना है मास से, डिवाइडेड बाय मास, और इसका भी लेना है रूट। तो ये किसके इक्वल होगा वो बताना है हमें। ठीक है, तो M से M कैंसिल हो गया, फिर क्या बचता है बाहर? L, और T-1 बचता है। तो L इक्वल अपॉन T। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि अभी हमने देखा। ये क्या है? ये है वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। एसिलेशन है, ये क्या होता है? एसिलेशन होता है v अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो वेलोसिटी है ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड इंडियन फुटबॉल टीम डिफीट टू विन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023? जो 2023 का जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है वो भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता। कौन से देश को हराकर ये कप जीता? लेबनान, वानतू, मालदीव्स, मंगोलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेबनान। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ उड़ीसा, भुवनेश्वर में। होस्ट कंट्री जो है वो है इंडिया, और कहाँ हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम करंट में और देखें फुटबॉल से रिलेटेड, तो फीफा 2022 जो हुआ वो होस्ट कंट्री कौन सी थी? होस्ट कंट्री है कतर। जो विनर थी वो है अर्जेंटीना, और रनर कौन सी रही? रनर रही फ्रांस। ठीक है, संतोष ट्रॉफी देखें। संतोष ट्रॉफी भी किसकी है? फुटबॉल की है। तो संतोष ट्रॉफी ये किसने जीती है? 2022-23 की तो जीती है कर्नाटका ने। इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, 2022-23 की। ठीक है, कर्नाटका ने जीती है। और 2023-24 की जो जीती है वो जीती है सर्विस ने। और इसमें रनर जो है वो रही है गोवा। और इसी में अगर हम देखें डूरंड कप, तो डूरंड कप जो जीता है वो किसने जीता है? वो जीता है मोहन बेगन एसजी, मोहन बेगन एसजी ने। ठीक है, और अभी एक शायद जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ के अंदर, सीपीओ या फिर सीएचएसएल के अंदर पूछा गया है कि साउथ एशियन फुटबॉल जो है फेडरेशन चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती? तो वो जीती है इंडिया ने। 2023 की जो साउथ एशियन
फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप, ठीक है, SFF। ये किसने जीती है? ये जीती है इंडिया ने, और इसमें जो किसको हराया है, वो हराया है कुवैत को। तो ये हो गए करंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर? जो इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष में लॉन्च किया था? 1962, 1989, 1973, 1984। तो ये किया 1973 में। 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। और जो इंटरनेशनल टाइगर डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है 29 जुलाई को। और अगर हाईएस्ट नंबर देखें टाइगर का, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स क्योंकि कहाँ पे है, वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। और स्टेट के अंदर देखें तो हाईएस्ट किस में है? वो है MP के अंदर। कितने? 785 टाइगर। ओके, ये किस में है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा MP में है। और अगर टाइगर रिजर्व देखें तो जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इसी के साथ हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट वो कब लॉन्च किया गया? वो किया गया फरवरी 1992 में। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में, ठीक है, ये 1992 में। और जो मैक्सिमम नंबर हैं वो कहाँ पे है? बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा नंबर हैं, जो भी कर्नाटका में है। और स्टेट भी सबसे ज़्यादा वो है, वो कर्नाटका ही है। ओके, नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन वी सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को पृथक कर सकते हैं? डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसमें जो दो मिश्रणीय द्रव है, मतलब जो मिसिबल लिक्विड है, उसमें क्या होता है? मिसिबल लिक्विड में से है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर जिनका जो कंसंट्रेशन है वो एक जैसी है, ठीक है। और इसको जो डिस्टिलेशन है इनको किस बेसिस पे सेपरेट करता है? ऑन बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इनको जो गर्म करके इनके जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे इनको क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है, ठीक है। फिर है जो सब्लिमेशन, अगर देखें तो सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। और इसमें जब सेपरेट करते हैं तो इसके एग्जांपल देखें, हमने देख रखे हैं छोटी क्लासों में भी, कैम्फर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एक क्या होता है? वेपर बन के उड़ जाता है गर्म करने पे। फिर है क्रोमेटोग्राफी। अगर क्रोमेटोग्राफी में देखें तो इसके अंदर क्या किया जाता है? जो सॉल्यूट्स हैं उनको गर्म किया जाता है। सेपरेट सॉल्यूट्स, सॉरी इसको इसमें गर्म नहीं किया जाता, फ्रॉम सॉल्वेंट एंड मिक्सचर। सॉल्वेंट और मिक्सचर, जो सॉल्यूट है मतलब जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसको सॉल्वेंट या मिक्सचर में से अलग किया जाता है। और इसके एग्जांपल देखें तो जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं इंक के, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंक, इंक या डाई, डाई को भी क्रोमेटोग्राफी से ही सेपरेट किया जाता है। फिर है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या है? सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इसके अंदर क्या किया जाएगा? जो मिक्सचर है उसको, जो सॉल्यूशन है उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन हीट करने पे क्या होगा? जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा, टू इवेपोरेट सॉल्वेंट।
जो पीछे बचेगा वो क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा जो सॉलिड फॉर्म है जो कंपोनेंट की वो बच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च्ड इन विच ईयर। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो किस वर्ष में शुरू की गई, 2016, 2017, 2020, 2022। तो ये की गई 2020 के अंदर। और ये भी न्यूज़ में क्यों आई है, क्योंकि ये दिसंबर 2023 के अंदर ख़त्म होने वाली थी, पर अब इसको जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको एक्सटेंड कर दिया है 4 साल के लिए, सॉरी 5 साल के लिए, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, इसलिए ये वापस न्यूज़ में आई है। और ये क्या है, फूड सिक्योरिटी स्कीम है, जिसके अंदर 5 किलो चावल या गेहूँ दिए जाते हैं, जो फैमिलीज होती है जो इस योजना के तहत आती है उनको। इसके अलावा जो हम देखें अगर जो योजना है स्कीम्स जो न्यूज़ में आई है, पीएम उज्ज्वला, जिस पे क्वेश्चन भी आ गया था। ठीक है, फेज़ में है, जो फेज़ के एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आया है। और ये कब स्टार्ट की गई थी, 2016 में स्टार्ट की गई। कहाँ से, यूपी के बलिया गांव से स्टार्ट की गई थी। और इसमें क्या दिया है कि जो रूरल हाउस होल्ड है उनको एलपीजी प्रोवाइड किया जाता है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसका 3rd फेज़ स्टार्ट किया गया है, 3rd फेज़ स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा देखें तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये कब शुरू की गई, ये शुरू की गई 2018 के अंदर। और ये अभी न्यूज़ में क्यों आई है, क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया है 2 साल के लिए, एक्सटेंड फॉर 2 ईयर, 2024 तक चलेगी अब ये। और इसके अंदर क्या किया जाता था, इसके अंदर जो जॉबलेस पीपल है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू जॉबलेस पीपल। इसके अलावा और अगर देखें तो पीएम किसान स्कीम, पीएम किसान स्कीम, ये कब चलाई गई, ये चलाई गई 2019 में स्टार्ट की गई थी। और इसको भी 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, सॉरी 4 साल कंप्लीट हो गए हैं इसको भी। ठीक है, 4 साल कंप्लीट हो गए। और इसमें क्या है, 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं फार्मर्स को 3 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट्स में 6,000 रुपये दिए जाते हैं जो भी गरीब परिवार के जो फार्मर हैं उनको। ठीक, नेक्स्ट है, ये है हमारे क्वेश्चंस ऑफ द डे। फर्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़। जो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस और 31 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय। जो अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, चंद्रगुप्त, कालिदास। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, चंद्रगुप्त और कालिदास, इसमें विष्णु 2 दिए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं डायरेक्ट जो एग्ज़ाम के जो होते हैं पेपर उनसे ही क्वेश्चन डालती हूँ आपके। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। और जो भी आप लोग लेक्चर वगैरह देखते हैं प्लीज़ शेयर कर दिया करें आगे भी। आपके जो भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं उसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमने किए हैं उनमें से ही पढ़े हैं। ठीक है, और जो भी करंट के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।